सेवन जियोग्राफी अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जातीय बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ: अंतर्जातीय बल, आकस्मिक बल और पलट विरूपण बल, जिसमें आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। आकस्मिक बल: भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। बाह्यजनित बल हो गया बहिर्जनित बल, अपरदन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्र तरंग, हिमनद। क्या आप जानते हैं एक रंगीन कागज की छोटी सी गोला कीजिए, इसे जल के भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाही पर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघलता हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। स्थल मंडलीय पेटी क्या होती है? भूप्रपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिस पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसमें दिखाया गया है जैसे एक ज्वालामुखी है जो मैग्मा कोस्ट है, मेंटल है और प्रॉपर्टी है। यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जो मुहाना है उसको क्रेटर कहते हैं कि जहाँ से गैस और राख का रिसाव होता है। निकासी है यहाँ पे जो वेट कहते हैं, लावा है, मैग्मा कोस्ट। शब्द उत्पत्ति कैसे हुई है? एंडो प्लस जेनिक यानी एंडोजेनिक, एक्सो प्लस जेनिक यानी उत्पत्ति एक्सोजेनिक। एंडो यानी अंत और एक्सो यानी बाह्य। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन में बंद कर दे तथा जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। आप क्या देखते हैं? जैसे ही ढक्कन में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं अपने ढक्कन के ऊपर रखी है उसमें कंपन होने लगता है। दाने के नीचे और चम्मच के कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस भांति जब भूकंप आते तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूर बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। उद्गम केंद्र जो यहाँ इस दर्शाया गया है, उद्गम के वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। एक भूकंप की उत्पत्ति।
ये हो गया प्लेट सीमा, ये अधिकेंद्र हो गया। जो भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, जिसे एस तरंगे, जिसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, एल तरंगे, जिसे पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। इनसे भूकंप का पता लगाया जा सकता है। गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश का ये चित्र दिया हुआ है। भूकंप एक वस्तु स्थिति का अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, जिससे स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। इसमें भुज में निराशाजनक हालत। भुज के भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति का भोजन, कंबल आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक थी। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोध हो गया था। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठिया के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की गई। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट को सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 उससे अथवा उससे अधिक होती है, वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है, वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप लेखी जो माप है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्र मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप एवं वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। भूकंप के बचाव की तैयारी। भूकंप से भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहे। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने का अपक्षय की क्रिया कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एक निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। एक जलप्रपात का चित्र दिया हुआ है। कठोर शैल हो गया ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात अमेरिका के वेनेजुला का एक एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मार्ग को मोरों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से
कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर निकल बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी में उत्कृष्ट तटों पर तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे दिया गया है बाढ़कृत मैदानों में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, इसे विसर्प कहते हैं। इस तरीके की आकृति को ये चाप झील कहते हैं। नदी पहले इधर से बहती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें नदी मिट्टी इकट्ठा होगा और ये चाप की तरह बनी, इसलिए इसको चाप झील कहते हैं। तटबंध है यहाँ और यह बाढ़ का मैदान है पूरा। अब कुछ करके सीखे। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढो जो डेल्टा का निर्माण करती है हो जाती है, जिनको भीतर एक सेकेंड अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे को निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा क्या होते हैं? मुख्य नदी और वितरिका, ये जो है डेल्टा बना रही है नदी से। समुद्री तरंग के कार्य, ये छोटा सा, इसको स्टैक कहते हैं। ये सीधे है, इसको तटीय मेहराब कहते हैं। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ये समुद्री गुफा है, तटीय मेहराब। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती है। समुद्री तरंगें लगातार सैल से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इसमें केवल छत बच जाती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। देख रहे हैं, सिर्फ छत बच गई, इसीलिए इसे तटीय मेहराब कह रहे हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। देखिए जो लास्ट में स्टैक है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय चट्टानों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ये हिमनद के बारे में पढ़ते हैं। हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कार्य। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं जिसे सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल से ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक साथ दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उसको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ये बालू टिब्बे का चित्र दिया हुआ है।